हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जो हम अपनी सीरीज चला रहे हैं 12th वाली, उसमें बायोटेक का जो पहला चैप्टर हम कवर कर रहे हैं बेटा, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आज जो हम समझने वाले हैं इसके अंदर वो ये है बेटा कि हम कॉम्पिटेंट होस्ट का कैसे फॉर्मेशन करें। अगर हमें क्या पहुंचाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन करना है बेटा, हमें किसी होस्ट तक पहुंचाना है अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो हम ऐसा क्या करें कि होस्ट के अंदर आसानी से वो डीएनए चला जाए। सर, जरूरत क्या है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्म करने की? जरूरत ये है बेटा कि समझो जरा आप, है ना, डीएनए का नेचर जरा आप समझें। डीएनए जो है बेटा, जो डीएनए की प्रॉपर्टी होती, पहली बात तो ये निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, निगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। इसके अलावा दूसरी चीज समझो बेटा, ये हाइड्रोफिलिक मॉइटी वाला है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। ये क्या पसंद करता है बेटा? वाटर लविंग है, वाटर लविंग। वाटर लविंग, दूसरे टर्म में बेटा हम इसको कह सकते हैं इट डिजॉल्व इन वाटर, है ना, डिजॉल्व इन वाटर। अब समझो जरा, हम ये कह रहे हैं कि डीएनए कैसी मॉइटी वाला मॉलिक्यूल है, निगेटिव चार्ज का है और ये हाइड्रोफिलिक है। अब चाहे बेटा हम प्लांट की सेल बोलें, चाहे एनिमल की सेल बोलें, या मान लो कोई बैक्टीरिया वगैरह छोटे ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर ले बेटा, तो आपको यह समझना है कि हर किसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्रॉस करनी होगी डीएनए को। अगर बेटा डीएनए को कहां जाना है, सेल के अंदर जाना है बेटा, तो कोई भी सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एटलीस्ट क्रॉस करनी होगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर आप बहुत बखूबी जानते हो बेटा, अगर कभी आप सेल बायो पढ़े होगे बेटा, तो आपको पता होगा ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, लिपिड और प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ज्यादातर जो पार्ट होता है बेटा, लिपिड वाला पार्ट होता है। और लिपिड का नेचर कैसा होता है? लिपिड कैसा होता है बेटा? ये हाइड्रोफोबिक मॉइटी वाला होता है। वैसे तो बेटा लिपिड का हेड जो पार्ट है बेटा, वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है। लेकिन मेनली बेटा हम टेल वाले पार्ट की यहां पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी के थ्रू क्रॉस करना होता है इस डीएनए को, है ना। तो लिपिड का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब बेटा ये लिपिड जो है, लिपिड जो है ये कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। लिपिड जो है कभी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो बात ये है कि हाइड्रोफोबिक अगर है और इस मॉलिक्यूल से बेटा, इस हाइड्रोफोबिक मॉइटी वाले एलिमेंट से आपको क्रॉस करवाना है किसको? डीएनए को, जो कि कैसा? हाइड्रोफिलिक है। एक बात जानते हो बेटा, लाइक डिजॉल्व इन लाइक, मतलब जो एक जैसे नेचर वाली चीजें होंगी वही एक दूसरे में डिजॉल्व करेंगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जो दोस्ती होती है, तुम्हारा जिससे बनता है बहुत ज्यादा, है ना, जो तुम्हारे एकदम सच्चे वाले अच्छे वाले दोस्त होते हैं, वो तुम्हारे बिहेवियर वाले होते हैं कि जैसे अगर तुम सीधे हो तो बदतमीज से तुम्हारी दोस्ती होगी। जो गुंडा मवाली है, गुंडा मवाली के साथ बढ़िया उसका उसका जमेगा, है ना। जो बदतमीज हैं उनकी बदतमीजों के साथ बनेगी, जो सीधे उनके सीधे के साथ बनेगी। तो बेटा इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम अपने साइंस के लैंग्वेज में क्या क्या कहते हैं? लाइक डिजॉल्व इन लाइक, समझ रहे हो? मतलब ये है भैया कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में डिजॉल्व करना पसंद करती हैं। समझे बबुआ मेरी बात एकदम अच्छे से? ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं डीएनए कैसा? हाइड्रोफिलिक है, उसको क्रॉस किसको करना है? लिपिड का दरिया क्रॉस करना है। अब अगर बेटा लिपिड का दरिया क्रॉस करना है जो कि हाइड्रोफोबिक है, डीएनए इतने आसानी के साथ तो जाएगा नहीं, डीएनए इतने आसानी के साथ तो जाएगा नहीं। तो सेल को पहले हमें कॉम्पिटेंट करना होगा, उस लायक बनाना होगा कि ये एक्सेप्ट कर सके निगेटिव मॉइटी वाले हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल डीएनए को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा बैक्टीरियल सेल को कैसे ट्रीट करते हैं हम कि वो कॉम्पिटेंट हो जाए और वो आसानी से डीएनए को टेकअप कर ले। तो समझो जरा, सबसे पहले बेटा हम किसकी बात करने जा रहे हैं? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अंदर अगर आपको क्या करना है, क्या करना है? डीएनए को पहुंचाना है। क्या करोगे बेटा? पहले सुनो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले बेटा इसको डाईवैलेंट कैटायन से
ट्रीट करना होगा, डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करना होगा। मतलब ये हुआ बेटा कि कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 जैसे आयन के साथ में ट्रीट करना होगा। समझ रहे हो बबुआ? अच्छा, इससे ट्रीट करोगे, उसके बाद में फिर क्या करोगे? इससे ट्रीटमेंट के बाद में बेटा आपको करना ये होगा, ये तो डाइवेलेंट कैटायन मेथड हो गया है ना, ऐसे ट्रीट कर सकते हो आप। इससे बेटा कुछ आयन चैनल्स वगैरह है ना, उसके थ्रू जा सकता है, या फिर इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, हीट शॉक मेथड दे सकते हो बेटा। कौन सा मेथड? हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं आप? कर ये सकते हैं बिटवा, देखो देखो देखो, पहले इस बैक्टीरियल सेल को पहले बर्फ के ऊपर रख दो, एकदम ठंडा कर दो। क्या कर दो? एकदम ठंडा कर दो, है ना। इसको क्या कहां पे कर दो बेटा? आइस के ऊपर प्लेस कर दो, प्लेस्ड ऑन आइस, आइस के ऊपर प्लेस कर दे। आइस के बाद में बेटा इसको लगभग 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें, 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें। उसके बाद अगेन बेटा इसको प्लेस कर दें, प्लेस्ड ऑन आइस। ओके, समझो जरा, पहले आपने क्या किया बेटा? पहले आपने डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट किया, प्लेस किया आइस के ऊपर। उसके बाद में सेल को जब आइस के ऊपर प्लेस करोगे, जानते हो ठंडी में अगर बहुत ठंडी रहती चीजें सिकुड़ती हैं, समझ रहे हो बेटा? हाँ, तो मतलब अगर आप इसको आइस के ऊपर प्लेस करोगे तो आइस के ऊपर प्लेस करने पे क्या होगा? सेल श्रिंक करेगी, सिकुड़ेगी। ठीक, तुरंत आपने क्या कर दिया? फिर गर्म कर दिया, है ना। एक बार बेटा आपने आइस के ऊपर प्लेस किया, सिकुड़ी, उसके बाद में आपने क्या किया? हीट दे दिया, इसको गर्म कर दिया। गर्म करने पे क्या होगा बेटा? फैलाव आएगा, इस सेल के अंदर फैलाव आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो भैया? फैली सेल उसके बाद में फिर से प्लेस कर दो आइस के ऊपर। आइस के ऊपर प्लेस करने के बाद में बेटा होगा क्या? एक बार आपने ठंडा किया, सिकुड़ी, फिर आपने गर्मी दे दी बेटा, बहुत ज्यादा, है ना, 42 डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट दे दिया, तो क्या हुआ बेटा? सेल दोबारा से फैल गई, उसके बाद में फिर से आइस के ऊपर प्लेस कर दिया, फिर से सिकुड़ गई। ऐसा बेटा फैलने सिकुड़ने के चक्कर में होगा क्या? पोर जनरेट हो जाएंगे, छोटे छोटे छेद जनरेट हो जाएंगे, और आराम से उन पोर के थ्रू बेटा जो डीएनए है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? बैक्टीरियल सेल के द्वारा। समझे बेटा? किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? बैक्टीरियल सेल के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये बात समझे क्या? अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया बड़े अच्छे से। दूसरी बात हमें समझाइए, अगर हमें प्लांट के अंदर भेजना हो फिर क्या करोगे? अच्छा सुनो, प्लांट वाला हम समझा देते हैं बेटा, ये समझ पाए आप बढ़िया से? पक्का समझ गए? अच्छा, देखो दूसरा हम समझाते हैं। प्लांट के अंदर अगर आपको भेजना है फिर क्या करना होगा? ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर ले, कर लिए होगे मुझे लग रहा है। अच्छा, तो अब अपने को कहां पे भेजना है? प्लांट के अंदर भेजना है। मतलब अगर हम डीएनए को प्लांट के अंदर भेजना चाहते हैं, कैसे भेजेंगे बबुआ? देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा। इन प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल के अंदर कैसे भेजना होगा? प्लांट सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाना होगा? तो उसके लिए करना ये होगा बेटा, एक हम तरीका निकाल रहे हैं बेटा, जिसको बायोलिस्टिक्स या जीन गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बायोलिस्टिक्स या जीन गन। बायोलिस्टिक्स और जीन गन मेथड। मतलब कोई बंदूक बंदूक चलाने वाले हैं हम, समझे? कौन सी बंदूक है? बंदूक देखो बना रहे हैं, बहुत डिजाइनर टाइप की बंदूक है, तुम लोग देखो एकदम खुश हो जाओगे देख के। देखो बंदूक बना रहे हैं हम, देखो बंदूक को। वो मुस्कुराना मत और कुछ गलत मत समझना बे, देखो बंदूक बनाने जा रहे हैं हम। है ना? अरे यार थोड़ा सा तो गड़बड़ बन गई है बंदूक, हम थोड़ा और सही करते हैं बंदूक को अपने। अरे ज्यादा ही मोटी कुछ हो गई यहाँ से आगे से। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। हाँ ये देखो अब इस तरीके का बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम यहाँ पे डीएनए के मॉलिक्यूल को बेटा फिल करते हैं, किसके साथ में?
यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं बेटा गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल का। किसको? गोल्ड और टंगस्टन। गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं बेटा। इसको यहाँ पे डीएनए डीएनए की हल्का मॉलिक्यूल है ना बेटा, जब तक गोल्ड या टंगस्टन जैसे पार्टिकल्स के साथ में आप लगाते नहीं हो तब तक इसको फोर्स के साथ में, ये बताओ गोली अगर हल्की एकदम होगी तो ज्यादा दूर तक छेद करेगी? नहीं कर पाएगी, समझे? तो मतलब गोली की डेंसिटी क्या हमें बढ़ानी है। अब गोली की डेंसिटी कैसे बढ़ाओगे? डीएनए तो इतना डेंस मॉलिक्यूल है नहीं बेटा, उसको क्या करोगे? किसी गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स के साथ में रैप कर दोगे। रैप करने के बाद में बेटा इसको यहाँ पे डालोगे और डालने के बाद फचाक से एकदम, है ना, बहुत तेज एकदम, है ना, इस जीन गन को एकदम मारना है। और मारने के बाद में सेल के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली, ये सेल है बेटा, इस सेल के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली ये सेल इसके न्यूक्लियस तक जा सकती है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ से निकल के पार्टिकल साइटोप्लाज्म के अंदर जा सकते हैं। ये किसके लिए था बेटा? प्लांट सेल के लिए था। अच्छा, प्लांट सेल के लिए इतने मतलब जीन गन का क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा क्या है? क्योंकि बेटा प्लांट की सेल है, तो प्लांट के सेल में आप ये जानते हो बेटा कि प्लांट की सेल की जो सबसे आउटर लेयर है वो सेल वॉल की बनी हुई है। किसकी बनी है? सेल वॉल। और सेल वॉल है रिजिड स्ट्रक्चर, उसको तोड़ना है मुश्किल। तोड़ने के लिए बेटा आपको जीन गन का सहारा लेना होता है। सेल वॉल को ब्रेक करके सेल अंदर तक, है ना, सेल के अंदर तक साइटोप्लाज्म तक पहुंचाना होता है इसको, समझ रहे हो? इसलिए हम बायोलिस्टिक्स या जीन गन का सहारा लेते हैं। सर अगर हमें एनिमल के अंदर ट्रांसफर करना हो, इसमें एनिमल में तो क्या कोई दूसरा तरीका? यस बेटा, यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन का सहारा आप ले सकते हो। एकदम छोटकू सा पार्टिकल होता है माइक्रो इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, है ना, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन से हम एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्टली, है ना। माइक्रो इंजेक्शन से बेटा हम सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं, है ना, डीएनए को इंटर करवा सकते हैं। तो एनिमल सेल में बेटा इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल थोड़ा आसान होता है, ठीक है। या फिर आप बेटा डिशार्म पैथोजन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे प्लांट एनिमल के केस में, जैसे रेट्रोवायरसेस का हमने एग्जांपल दिया था, हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस का एग्जांपल दिया था इन प्लांट, है ना। तो इनको क्या करो, पहले डिसार्म कर दो बेटा। ये पैथोजेनिक वायरसेस और पैथोजेंस वगैरह हैं जो प्लांट एनिमल में अफेक्ट करते हैं बेटा। जैसे रेट्रोवायरसेस एनिमल को अफेक्ट करता है, एनिमल को डिजीज कॉज कर देता है, और जो प्लांट को करने वाला है बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस है। आप क्या करो, पहले इनको डिसार्म करो। डिसार्म करने का मतलब ये हुआ बेटा जो इनका वायरल, जो 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 इनका बेटा वो डीएनए का सेगमेंट है जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है प्लांट या एनिमल को, पहले उसको कट करके निकाल दो। उसकी जगह पे क्या ऐड कर दो? डिजायरेबल डीएनए ऐड कर दो, फिर आप उसके साथ में लाइगेट करके भेज सकते हो। ये इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हो। तो बेटा हमने आपको कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्म करने के मेथड सिखाए। उम्मीद करते हैं बेटा कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है बेटवा तो आपका काम जानते हो क्या है? खुद तो देखना ही है, लेकिन बेटा ज्ञान को सीमित नहीं रखना है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है आपका काम है। अगर अच्छा लग रहा है तो एकदम फैला दो, है ना, कि है ना, एक बार आओ और पढ़ के देखो, ना मजा आए तो फिर पैसे तो ऐसे भी नहीं दियो, वापस हम करेंगे नहीं, समझ रहे हो? हाँ, तो बात ये है कि तुम लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहो बेटा, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जिस टॉपिक को आप ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हो, या कहीं पे आपको लग रहा है कि सर इस वीडियो में थोड़ा सा ये चीज और ऐड कर दीजिए, तो बेटा हम उसको करने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरीके से लेक्चर को देखते रहें बेटा, अपना सपोर्ट बनाए रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।